Hi everyone, my name is Sapna and today we will be talking about Roman Jakobson. Let us first talk about his life. He was born in 1896 and died in 1982. इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी. He was Russian immigrant who lived in America after Second World War. ये रशियन इमिग्रेंट थे जो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में. ही वॉज लीडर ऑफ प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल. जो ये रोमन जैकबसन थे ये प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल के लीडर थे. हिज मेन आइडियाज आर थियोरी ऑफ लैंग्वेज यूज एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. जो इनका मेन आइडिया थे वो थियोरी ऑफ लैंग्वेज यूज है नंबर 1. नंबर 2 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल. कि प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल क्या था. मैंने आपको पहले रोमन फॉर्मलिज्म बताया था और रोमन फॉर्मलिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो जो स्कूल और सर्कल कह सकते हैं वो थे. एक तो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और एक प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल. मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल की हम पहले बात कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल की. It was started in 1926 in Prague. Famous critics related are Roman Jakobson, Rene Valek, and Jan Mukrawski. They believed that there was a poetic or aesthetic function of language. जो ये प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल के क्रिटिक थे इनका मानना था कि लैंग्वेज होती है ना उसका पोएटिक और एस्थेटिक फंक्शन होता है. पोएटिक लैंग्वेज फोरग्राउंड्स इट्स ओन यूज. जो पोएटिक लैंग्वेज होती है उसका अपने आप में एक खुद यूज़ है. इनका जो प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल के क्रिटिक्स थे इनका मानना था कि जो पोएटिक लैंग्वेज होती है ना उसका काम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फैक्ट्स को स्टेट करना नहीं है. वो अपने आप में बहुत यूज़फुल है. उसकी अटरेंस कैसे हो रही है वो इम्पोर्टेंट है. थियोरी ऑफ लैंग्वेज यूज़. जैकबसन वर्कड विद एफेजिक पीपल एंड डेवलप्ड द थ्योरी. तो एफेजिक पीपल थे कौन. जो जैकबसन ने एफेजिक पीपल्स के साथ में काम करा और एक थ्योरी डेवलप करी थी. तो यहाँ पे बात आती है जो ये एफेजिक्स पीपल थे ये क्या कौन थे. एफेजिक पीपल वो होते हैं जिनको इनएबिलिटी होती है स्पीच अटरेंस में एक लैंग्वेज को बोलने में विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. मतलब बिना किसी डिफ़िकल्टी के उनको किसी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है. He departed from Ferdinand de Saussure's idea and says that their method of studying the function of speech sound could be applied both synchronically and diachronically. जब हमने फर्डिनेंड दे सेस्योर के आइडियाज़ की बात करी थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्डिनेंड दे सेस्योर था वो सिंक्रोनिक को सपोर्ट करता था और कहता था कि डायक्रोनिक बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है आज के टाइम पे. पर ये जो जैकबसन हैं ये उनके आइडियाज़ से डिपार्ट लेते और कहते हैं कि जो हमारा जो थ्योरी है ना वो सिंक्रोनिकली भी यूज़फुल है और डायक्रोनिक भी यूज़फुल है. ही सेज दैट देयर आर टू मेजर रेटोरिक फिगर मेटाफर एंड मेटामनी. इन्होंने मेटाफर और मेटामनी के बारे में बात करी है. Selection and combination are the two useful of language operation. और एक और लाइन बोली है इन्होंने सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन आर द टू वेज ऑफ लैंग्वेज ऑपरेशन. यहाँ पे जो सिलेक्शन वर्ड है ये मेटाफर के लिए यूज़ हो रखा है और जो कॉम्बिनेशन है वो मेटोनमी. मेटाफर कैसे कि अगर हम किसी को बोलें कि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत स्लो चलते हो तो हम उसको बोल दे यू क्रॉल. तो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड यूज़ करा है हमने वो क्रॉल तो इंसेक्ट के लिए यूज़ होता है. हमने यहाँ पे क्रॉल मेटाफर यूज़ करा है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जब हम बोलते हैं कि ऑन द बिजी रोड्स ट्रैफिक क्रॉल अलोंग. तो यहाँ पे हमने जो मूवमेंट है ट्रैफिक की उसको इंसेक्ट के क्रॉल से कंपेयर करा है. और यहाँ पे जो ये सिलेक्शन होता है कि हमें सिचुएशन को ध्यान में रख के हम जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करते हैं उसको मेटाफर के टर्म्स में बताया है. कॉम्बिनेशन फॉर मेटोनमी. मेटोनमी होता क्या है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को
डिफाइन करने के लिए उसके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दे कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ी ना आया है, वहाँ उसके अंदर बैठे हुए जज ने ये पास करा है, तो हम यहाँ पे जज की जगह पे हाई कोर्ट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। पोएटिक लैंग्वेज फॉर जैकबसन यूजेस बोथ सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन। और जैकबसन कहते हैं कि जो पोएटिक लैंग्वेज होती है ना वो दोनों का यूज़ करती है, सिलेक्शन का भी और कॉम्बिनेशन का भी। एक इनका सेकेंड आइडिया था मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और स्पीच कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स these 6 एलिमेंट एंड द प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नरेटिव कम्युनिकेशन। जो स्पीच होती है कम्युनिकेशन की वो 6 एलिमेंट यूज़ करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नरेटिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से 6 एलिमेंट है वो देख लेते हैं। एड्रेसर, एड्रेसी, द मैसेज, कॉन्टैक्ट, कोड, कॉन्टेक्स्ट। और इसमें जैकबसन कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़, द मीनिंग ऑफ मैसेज किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, होगा कैसा। तो उसके लिए जो भी चीज़ जैसे एड्रेसर डोमिनेंट है इसमें स्पीच में, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के स्पीच में, तो हम उसको इमोटिव बोलेंगे। अगर एड्रेसी है तो हम उसको कोनोटिव बोलेंगे। इस ये मीनिंग ऑफ जो है मैसेज का वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट कौन है। लास्ट में हम समअप कर लेते हैं। ऑल मीनिंग्स इन द पोएटिक लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ अ मेटोनिक कॉम्बिनेशन एंड मेटाफोरिक सेलेक्शन। ये हमने पढ़ा था कि जो पोएटिक लैंग्वेज होती है वो मेटोनिक कॉम्बिनेशन और मेटाफोरिक सेलेक्शन पे डिपेंड करती है। In communication, the meaning of message is based on which of the 6 element: code, addresser, addressee, message, contact and context is dominant। जो कम्युनिकेशन है, इन कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग ऑफ मैसेज जो मैसेज का मीनिंग है वो इन 6 एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा डोमिनेंट है। इन द लास्ट, थैंक यू।